हेलो डियर स्टूडेंट, आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि सभी आर्टिकल्स, सभी टॉपिक्स फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसी में खास तौर पर मैं मैकेनिक्स की बात करूंगा। क्योंकि देखिए, आप जितना भी फिजिक्स पढ़ लो आगे चलकर, उन सभी में आपको बेसिकली मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना होता है। अब ये मैकेनिक्स होता क्या है तो उसको आप समझ लो। देखिए, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो इन स्पेस एंड टाइम जो हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं, दैट स्टडी कम्स अंडर मैकेनिक्स। वो मैकेनिक्स में आ जाता है बेटा। तो हम लोग यहां पर शॉर्ट में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल और बॉडीज इन स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम ये हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर। तो स्पेस एंड टाइम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो मैकेनिक्स को फिलहाल के लिए हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो सबसे पहली जो चीज है बेटा, वो देख लो, वो हो जाएगा काइनेमैटिक्स। अभी काइनेमैटिक्स जो है ये आपने स्कूल में पढ़ा है। जैसे आपने बेसिकली काइनेमैटिक्स के इक्वेशन पढ़े होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एस। बस उसी को हमें समझना है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानना है। तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है ना, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, उसका वेलोसिटी मान लीजिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी मान लीजिए u है, थोड़ी देर बाद उसका वेलोसिटी v है, तो आप उसका एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, कितना टाइम लग सकता है उसको ये वेलोसिटी चेंज करने में, ये सब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें किस वजह से बॉडी मोशन में आई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, जिसकी वजह से ये बॉडी मोशन में आई होगी, इसके बारे में अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो भी चलेगा। हम सिर्फ इसमें प्रेडिक्शंस देने का काम करने वाले हैं। प्रेडिक्शन से बेटर वे में बात करूँगा यहाँ पर कि हम लोग यूनिकली उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है काइनेमैटिक्स बेटा, यहाँ पर ये डील्स विद द मोशन रिगार्डलेस, ये वर्ड समझ लो इसको, रिगार्डलेस ऑफ कॉजेस प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, तो किस वजह से ये मोशन आई है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन फिर मैकेनिक्स को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं डायनेमिक्स से आपको समझ रहा होगा ये मोशन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कॉज हमें पता होता है, किस वजह से बॉडी मोशन में आई होगी। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके आगे से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हमारा जो फोकस होगा आज के लेक्चर का, वो बेसिकली होगा काइनेमैटिक्स पर। और देखिए, आप चाहे एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई तक या फिर मॉडर्न फिजिक्स तक पहुंच जाओ, फिर भी आपको ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल की मोशन एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं काइनेमैटिक्स वाले इक्वेशंस यूज करना ही पड़ेगा। हालांकि मैंने यहाँ पर 3 काइनेमैटिक्स वाले इक्वेशन दिए हैं, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो उसको भी हम लोग पूरे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि रेस्ट एंड मोशन ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप बोल दो कि यार ये तो ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, कोई किताब है मान लीजिए, वो तो रेस्ट में है, वो कहाँ मोशन में है, वो कहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई किताब है रखी हुई, वो तो रेस्ट में है, फिर मैं इस रूम से निकलकर कहीं और चला जाऊंगा, दैट मीन्स आई विल बी इन अ मोशन। देखिए क्या होता है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ रेस्ट एंड मोशन, ये पूरी तरीके से डिपेंड होती है ऑब्जर्वर कौन है इस पर। समझ लीजिए, ये सारी चीज डिपेंड होती है कि ऑब्जर्वर कौन है, या फिर साइंस की लैंग्वेज में बता दिया जाए, उसको ऑब्जर्वर की जगह पर हम लोग बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल देंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये किस चीज़ों से बनी हुई है? जैसा कि हमारा स्पेस है, हम लोग स्पेस में 3D कोऑर्डिनेट्स में इसको डिफाइन करते हैं। तो 3D कोऑर्डिनेट्स में हम लोगों ने x, y और z को तो पढ़ा ही होगा। विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, और इसमें एक कोऑर्डिनेट मैं ऐड कर देता हूं टाइम वाला, जो हम लोग कभी दिखाने वाले नहीं है लेकिन आने वाला है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z कोऑर्डिनेट, अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद की लोकेशन चेंज कर रहा हो, ठीक है, और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस तरीके से हमें रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे बताना था, वो ये चीज़ थी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो जैसा देख लीजिए, ट्रेन में ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है। मान लेता हूं कि ट्रेन की अभी की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की, और भैया जनाब जो है जा रहे एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। इनके पास यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो न्यूज़पेपर है रखा हुआ, ठीक है। तो इसी के बाजू में अगर मैं बैठा हूं या फिर आप बैठे हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ पर्सन, तो आपको क्या दिखेगा? न्यूज़पेपर तो भैया उसके हाथ में ही है। तो रिलेटिव टू मी, क्योंकि मैं भी अभी ट्रेन में बैठा हुआ हूं, मैं इस इंसान के साथ बात कर रहा हूं, इसके हाथ में जो पेपर रखा हुआ है वो देख रहा हूं, तो मैं, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है पेपर तो वहीं पर रखा है ना, पेपर कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर देखना चाहता हूं या फिर ये इंसान बाहर देख रहा है, तो ये देखिए इसका स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर की राइट वर्ड जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सीधी सी बात है, इसे अगर सवाल पूछा जाए तो ये बोलेगा जो घर है वो घर पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी स्पीड से? तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए रिलेटिवली अगर हम बात करें यहां पर, अगर इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर आप घर देखोगे तो घर मोशन में है, राइट, घर मोशन में है। लेकिन यहां पर जो दूसरा इंसान या फिर हम लोग बैठे हुए थे और हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी रेफरेंस फ्रेम से ये पेपर या फिर ये इंसान कहीं मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? यहां पर देखिए इस इंसान के हिसाब से जो घर है ये मोशन में है, इस इंसान के हिसाब से ये जो पेपर है ये रेस्ट में है। यहाँ पर जो हम लोग बैठे थे, हम लोग अगर उसका पेपर देख रहे हैं या उस इंसान को देख रहे हैं तो भी वो रेस्ट में है। लेकिन अभी यही क्वेश्चन किसी ऐसे इंसान को पूछा जाए जो बाहर खड़ा है, इससे अगर पूछा जाए तो ये बोलेगा भाई पागल हो गए आप लोग, घर कहीं मुंह होता है क्या, घर तो वहीं पर है। आप लोगों की ट्रेन जो है ये 100 की स्पीड से आगे निकलते हुए जा रही है। मतलब समझ लो, जो आंसर मैं पूछ रहा हूं, जिसको पूछ रहा हूं वो मुझे अलग आंसर दे रहा है, राइट। जिसे भी मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जो आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का बड़ा बेसिक रीज़न जो है वो है हमारी रेफरेंस फ्रेम चेंज होना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसान है, वो देख रहा है इस घर को, तो उसे घर हर वक्त वहीं पर दिखेगा। मतलब इसे अगर पूछा जाए तो ये बोलेगा कि ठीक है घर तो वहीं पे है, घर कहाँ जाने वाला है, ये पेड़ जो है यहाँ पर है, ये कहाँ जाने वाला है। लेकिन अगर कोई पंछी दिख रहा है, कोई बर्ड है दैट इज़ फ्लाइंग अवे, तो ये बोलेगा कि ठीक है बर्ड इज़ फ्लाइंग अवे। या फिर कोई साइकिलिस्ट है, कोई पेडेस्ट्रियन है, कोई मूव कर रहा है, तो ठीक है मोशन उस हिसाब से दिखा देगा। तो अभी समझने की बात यह है कि फिजिक्स में हमें कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना चाहिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम रूल तो नहीं है कि आप इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लो। मतलब जो ट्रेन वाला बंदा है वो जो बोल रहा है कि घर 100 की स्पीड से पीछे जा रहा है, ये सही है, हाँ उसके हिसाब से सही है। या आदमी जो बाहर खड़ा था ये बोल रहा है कि नहीं ट्रेन वाला स्पीड 100 का है, वो सही है क्या? हाँ वो भी सही है, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम आपका चेंज हो रहा है। जैसे मैं बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। हम लोग ट्रेन में कहीं सफ़र करते हैं
तो कितना इजीली हम लोग बात कर देते हैं ना, भैया कौन सा अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है, अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो स्टेशन तो हमारी ओर नहीं आ रहा है, हम उस स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिलेटिवली हम लोग मानना शुरू कर देते हैं यहाँ पर रिलेटिवली। तो अभी कैलकुलेशंस के लिए कोई एक फ्रेम तो हमें चूज करनी ही पड़ेगी। तो क्या किया गया, जो ग्राउंड है इस ग्राउंड को एक फ्रेम अटैच करवा दी गई। मतलब ये हाइपोथेटिकली इमेजिन किया जाता है कि जो ग्राउंड फ्रेम है, मतलब जो फ्रेम ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोल देंगे रेफरेंस फ्रेम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसके आगे अगर बात होती है कि कोई ट्रेन अगर जा रही है तो ठीक है 100 की स्पीड से जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई अगर कार यहां से निकल गई है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर सकते हो, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमारा जो रेस्ट और मोशन वाला कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। उसी को एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपके सामने एक सिचुएशन लाई है। जैसे ये यहाँ पर खड़ा है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका XYZ। ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ग्राउंड जो होता है ये हमेशा रेस्ट में होता है, ऐसे हम लोग मान के चल सकते हैं। अगर इससे सवाल पूछा जाए कि कार का स्पीड कितना है, तो ये बोलेगा ठीक है कार का स्पीड तो 15 मीटर पर सेकेंड है और ये मेरे राइट में जा रहा है, सही है। साइक्लिस्ट के बारे में पूछा जाए तो साइक्लिस्ट का स्पीड कितना है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है और कहाँ है, ये राइट में जा रहा है। ठीक है, उसी वक्त अगर आप ये क्वेश्चन साइक्लिस्ट को पूछ लो और साइक्लिस्ट जो खुद की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आंसर देने की कोशिश करता है, तो शायद हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये साइक्लिस्ट खुद को रेस्ट में मानेगा, ये साइक्लिस्ट खुद को रेस्ट में मानेगा। समझ लीजिए इसको, यहां पर रेस्ट में है या नहीं है ये डिपेंड होता है फ्रेम पर। ठीक है, तो ये अगर देखता है इसका ऑलरेडी स्पीड 5 का था, कार का ऑलरेडी 15 का था, तो देखिए होता क्या है, इससे अगर कार के बारे में पूछा जाए तो ये कार का स्पीड 10 बता देगा, क्योंकि इसका जो 5 वाला स्पीड था, 5 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड जो था, ये इसने क्या कर दिया, जो कार का स्पीड था उसमें से घटा दिया। इसे भी हमें रिलेटिव मोशन में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप सोचो, जैसे ही साइक्लिस्ट आगे बढ़ रहा है 5 की स्पीड से, अगर ये साइक्लिस्ट से सवाल पूछा जाए तो बोलेगा कि ठीक है यार, ये आदमी जो खड़ा है यहाँ पर, जो खड़ा है मतलब हमें जो खड़ा लग रहा था अभी तक, तो वो पीछे जा रहा है। ये तो सेम ही एग्जांपल हो गया, जैसे ट्रेन 100 की स्पीड से आगे जा रही है तो हमें दिख रहा है कि घर 100 की स्पीड से पीछे जा रहा है। तो उसी हिसाब से साइक्लिस्ट वाला बोलेगा कि ये जो बंदा है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग आगे चलकर जब बात करेंगे रिलेटिव टू ये वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे। मतलब क्या है, स्पीड ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, साइक्लिस्ट इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। अभी अगर साइक्लिस्ट को दिख रहा है तो कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू साइक्लिस्ट। इस पर्सन की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट है रिलेटिव टू द साइक्लिस्ट, या विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना जरूरी है इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस तरीके से हम लोग XYZ कोऑर्डिनेट्स दिखा सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग जो चीज़ें हैं ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दी है मैंने, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है एट टाइम T1 इस लोकेशन पर था, और उसको कहीं दूर से होकर पॉइंट B तक पहुंचना है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए वो B तक पहुंच गया। ठीक है, तो हमारे लिए क्या चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है जो दिख रही है
कि जो ऑब्जेक्ट था वो ए से लेकर बी तक गया, और जिस तरीके से गया, जिस पाथ से गया, उस पाथ का टोटल अगर आप लेंथ निकालते हो तो उसे हम लोग कह देंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कितना कवर कर लिया है उसे कह देंगे हम लोग डिस्टेंस। और देखिए यहां पर टाइम t2 में, यहां पर टाइम t2 में ये ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, टाइम t2 में ये ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है। अभी दूसरी चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। देखिए पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो थी ये इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, इनिशियल, और फाइनली ये बॉडी जो है ये यहां पर पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हुई है, तो कितना डिस्प्लेस हुई है। तो बॉडी अगर डिस्प्लेस के बारे में बात करें, बॉडी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो ठीक है, यहां पर आपको दिख जाएगा डिस्प्लेसमेंट ए बी। और हालांकि आपको पता है अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन और उस पर एरो दे देते तो वेक्टर हो जाता है। तो यहां पर ये आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ए बी बार ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी बार के बारे में अगर बात करें तो ये फाइनल लोकेशन है और ये इनिशियल लोकेशन था। देखिए यहां से वेक्टर आपने पढ़ा है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर मैं r1 बार ले लेता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर मैं r2 बार ले लेता हूं, ठीक है, तो ए बी बार जो है वो आ जाएगा r2 बार माइनस r1 बार। तो इस तरीके से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे मैं मान के चलूँगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ बताती है कि इनिशियल पोजीशन जो थी, स्टार्टिंग पोजीशन जो थी, वहाँ से वो फाइनल तक पहुँचा है, ठीक है, तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन जो चेंज हुआ है, राइट, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये जो चीज़ हो रही है इसको हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड हो जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल दो तीन तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग मानते हैं कि जैसे साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट ने यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक वो पहुँच गया किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस जो है तो एक्चुअल पाथ कवर्ड है, तो यहाँ आ गया, मान लीजिए 3 मीटर है, तो डिस्टेंस 3 मीटर आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हर समय होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मेरा फाइनल पोजीशन 3 था, इनिशियल पोजीशन जो था 0 था, तो यह आ गया बेटा 3 मीटर। अभी अगर आप इस डायग्राम को देखते होगे तो इस डायग्राम में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर दिख रहा है। तो ये हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से 0 और पॉजिटिव निगेटिव चूज कर सकते हैं। अभी पॉजिटिव निगेटिव क्यों चूज करना है वो भी समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर होता है, और अगर वेक्टर है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल हम लोग काइनेमैटिक्स के वन डायमेंशनल मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में होता क्या है कि वेक्टर का कम से कम इस्तेमाल, या फिर वेक्टर अगर आपको नहीं पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव से डिनोट किया जाएगा। तो जैसा कि ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूं तो ऑब्वियस है ये जो डायरेक्शन मुझे मिल गई है ये मिल जाएगी बेटा निगेटिव, ठीक है। तो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। डायरेक्शन वाइज मतलब बात करें तो एक साइड जो है ओरिजिन की, ये साइड पॉजिटिव है, तो बाय डिफॉल्ट ये साइड निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव जो है उसको हम लोग नंबर सिस्टम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्शन प्रेडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो एग्जाम्पल मैंने देख लिया। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, देखिए ये सेकंड केस है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। सेकंड बात करते हैं।
अगर ये साइकिलिस्ट यहां से यहां तक जाता है और वापस यहां से यहां तक आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यहां से यहां तक आया, वहां से टर्न करा के वापस यहां पर आ गया। तो देखिए अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो डिस्टेंस के बारे में अगर बात करूं तो देखिए ऑलरेडी 5 मीटर कवर कर लिया था, वापस आते वक्त 5 और यहां पर 3 है तो मतलब 2 मीटर आ गया है, तो टोटल इसने बेटा 7 मीटर कवर कर लिया है। ये हो गया इसका डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, ये हो गया इसका डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था डिस्प्लेसमेंट इज अ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए यहां पर आ गया, ये मतलब ओरिजिन से ये 3 मीटर पर है, तो फाइनल पोजीशन मेरा 3 मीटर हो गया, माइनस मैं लिख देता हूं 0 मीटर, तो ये आ गया बेटा 3 मीटर, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, जब तक उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया था, when it was he was moving in a straight line, एक ही डायरेक्शन में अगर वो जा रहा था तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने टर्न कर दिया, अभी डिस्टेंस तो बढ़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस 7 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट गया है। ऐसा ही करते समय मान लीजिए मैं थर्ड केस कंसिडर कर लेता हूं यहां पर, कि जो साइकिलिस्ट है यहां तक आया और वापस यहां तक, यहां से ओरिजिन तक आ गया। तो इस केस में अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करो तो टोटल जाने वाला 5 मीटर और आने वाला 5 मीटर, टोटल हो गया बेटा 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, क्योंकि जहां से इसने शुरुआत की थी यह आखिर में वहीं पर पहुंच गया। तो इसका जो पोजीशन था, फाइनल पोजीशन भी 0 है और इनिशियल पोजीशन भी 0 है, तो उस हिसाब से लगा लो आप, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से समझ लो इसको, कि जो साइकिलिस्ट है यहां तक तो आ गया लेकिन वापस यहां आ गया फाइनली। तो अगर यहां पर आप डिस्टेंस के बारे में बात करो, समझ लो अभी डिस्टेंस में, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसा कि मैंने यहां पर 0 दे दिया, राइट में पॉजिटिव दे दिया, लेफ्ट में निगेटिव दे दिया, तो इस हिसाब से दिया कि मुझे डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहां से मोशन स्टार्ट किया, अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव करना शुरू कर देता हूं तो पॉजिटिव मान के चलता हूं, और अगर इस साइड में मैंने मूव करना शुरू कर दिया तो मैं निगेटिव मान के चलता हूं। तो डिस्टेंस जो होता है, मैंने एक भी कदम बढ़ा लिया, ठीक है, मान लीजिए 1 फुट में आ गया, फिर वापस मैं पीछे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा 2 फीट हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो तो 0 हो गया, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप समझ लो इसको, कि जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है, यहां से यहां तक 5 मीटर आ गई, फिर वापस से यहां पर 5 मीटर आ गई, फिर यहां पर 5 मीटर, माइनस साइन को आप मैग्नीट्यूड में समझ लो, तो टोटल आ गया बेटा 15 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो कवर्ड हुआ है वो 15 मीटर हुआ है, डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 15 मीटर कवर हुआ है, ठीक है, समझ रहा है। डिस्टेंस 15 मीटर कवर हुआ है, उसमें आप नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू -5 आ गया यहां पर। तो -5 क्या बता रहा है? एक तो बता रहा है कि आप ओरिजिन से कितना दूर हो। अभी कितना दूर हो, तो इस साइड में 5 मीटर हो या इस साइड में 5 मीटर हो। अगर प्लस आता तो मैं इस साइड में 5 मीटर होता ओरिजिन से, लेकिन माइनस आने की वजह से मुझे पता चला कि मैं 5 मीटर हूं लेकिन इस साइड में, या फिर वो साइकिलिस्ट जो है 5 मीटर इस साइड में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो माइनस साइन जो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन। तो इस पोल से स्टार्ट किया था साइकिलिस्ट ने, साइकिलिस्ट 5 मीटर है लेकिन लेफ्ट में है यहां पर, ठीक है बेटा, समझ रहा है आपको। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम वाला, अगर मान लीजिए कोई ग्राफ, मैंने डमी ग्राफ एक ले लिया, कोई एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, तो समझ लीजिए कोई हम लोग डेटा अरेंज कर रहे हैं कि
हम लोग घर से निकल गए, पहले मार्केट गए, तो 40, 45, 50 ऐसे अलग अलग स्पीड से हम लोग जाते हैं, राइट। गाड़ी का स्पीड तो एक ही नहीं होता है, कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी स्पीड बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो अलग अलग स्पीड रही होगी। तो मान लीजिए वो जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस से मैंने एक ग्राफ बना लिया, डिस्टेंस कवर्ड और कितना टाइम लगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं हूं और किसी एक टाइम पर, और नेक्स्ट टाइम टी प्लस डेल्टा टी मैं मान के चलता हूं, कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस समय मैं यहां पर हूं। तो मुझे एवरेज अगर निकालना है ग्राफ पर से, अगर मुझे एवरेज निकालना है और एवरेज का फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए क्या होता है। पहले तो मैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको। एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। अभी ये तो मान लीजिए ग्राफ है, तो मैं ए से लेकर बी तक गया हूँ, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड अगर देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन से इसे कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये आ गया कॉर्ड। ये जो कॉर्ड ए बी है, इसका जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। तो कॉर्ड ए बी का अगर स्लोप आप देखते हो, तो मान लीजिए ये है डेल्टा एस और ये है डेल्टा टी। ठीक है, ये जो टाइम डिफरेंस मिल रहा है डेल्टा टी, और मैंने ए से बी तक अगर मैं गया हूँ तो मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो एवरेज स्पीड अगर आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, या फिर आप उसको समझ लो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दो, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, समझ गया आपको। अभी क्या करना है देख लो। दूसरा आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो रहा है, ये बी को मैं यहाँ पर ला लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस बी को मैं यहाँ पर ला लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो जैसे पॉइंट बी को मैं नज़दीक नज़दीक लाता हूँ, बी को नज़दीक लाता हूँ, तो टाइम भी तो कम हो रहा है। मतलब मैं कम टाइम में कितना क्या हो रहा है वो अगर मैं एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, 10 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट में क्या हुआ, 1 मिनट में क्या हुआ, 1 सेकंड में क्या हुआ, या फिर 0.01 सेकंड में क्या मेरा स्पीड था, ये अगर जानना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब मैं टाइम को 0 तक ला रहा हूँ, 0 नहीं बना रहा हूँ, मैं 0 तक ला रहा हूँ, मतलब कम से कम टाइम में मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखिए आ जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है यह आ जाएगा बेटा, इसी को हम लोग लिखते हैं डी एस बाय डी टी। यह आ गया बेटा डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालना है आगे चलकर। इस पे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो और अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तो पहले डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन या फिर फॉर्मूले खाली आप लोग ध्यान में रख दो। दूसरी जो चीज़ है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लीजिए। एक पर्टिकुलर लोकेशन है ए, ये पोजीशन इसका वेक्टर अगर मैं मान के चलता हूं तो ये आ गया बेटा r1 बार, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए टाइम t1 पर, ऑब्जेक्ट जो है वो a पर था, यहां से वो ऑब्जेक्ट b पर पहुंच जाता है और उसको जो टाइम है वो टाइम लग जाता है t2। ठीक है, इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है मैं t2, थोड़ा अलग लिख देता हूं क्योंकि नहीं तो फंक्शन जैसा लगेगा कुछ हो। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया r2 बार। अभी यहीं से क्यों, तो मैंने सबसे पहले आपको बोला है पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ से कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा जो ऑब्जर्व कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। अभी ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया r1 बार r2 बार। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो मैं इसको डेल्टा r बार लिख सकता हूँ। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय
टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, t2 माइनस t1 लग रहा है। ये हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए से लेकर बी तक गया, लेकिन देखिए कैसा भी पाथ फॉलो अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ए से लेकर बी तक ऐसे भी जाता हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फाइनली वेलोसिटी के लिए हमें ज़रूरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे डेल्टा आर बार दिख रहा है यहाँ पर। सो आप लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ डेल्टा आर बार डिवाइडेड बाय, इसको आप डेल्टा टी लिख दो। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, तो मैं यहाँ पर वापस से लिमिट डाल देता हूँ टाइम के साथ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी। मतलब क्या हो रहा है, बी को मैं ए के नज़दीक ला रहा हूँ या फिर टाइम घटा रहा हूँ। मतलब 10 मिनट में क्या हुआ, 1 मिनट में क्या हुआ, 1 सेकंड में क्या हुआ, इस तरीके से अगर मैं सोच रहा हूँ तो कम से कम टाइम में मतलब क्या हो रहा है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर हम लोग 2 व्हीलर से जा रहे हैं और किसी एक इंस्टेंट पर अगर हम लोग स्पीडोमीटर के पास देखते हैं, मुझे दिख रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो उस इंस्टेंट की जो स्पीड थी वो स्पीड हमें दिख रही है, लेकिन उस स्पीड के साथ मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर जा रहा हूँ तो वो हो गई मेरी वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मगर उस इंस्टेंट की, तो इसे आप डी आर बार बाय डी टी लिख सकते हो। ये हो गया बेटा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, डी आर बार बाय डी टी। आगे है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये आ जाएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी जो है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो टाइम आपको लग रहा है, मतलब t2 माइनस t1। कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, इस समय इसके पास जो वेलोसिटी वेक्टर था वो vi बार कुछ इस डायरेक्शन में था। यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो ये vf बार मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ का जो वेलोसिटी वेक्टर है, और कुछ टाइम भी होगा t1 और यहाँ का टाइम होगा t2। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो यह आ जाएगा dv बार बाय dt। आप लिमिट dv बार बाय dt, तो यहां पर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में मिल जाएगी। ठीक है, आगे जो पॉइंट है ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा सब। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो पॉइंट है समझ लो आप। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन है, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरा वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा। अभी ये तो बात क्लियर हो गई है कि ठीक है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही है डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन इसको कंफ्यूज करा देते हैं एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट ऐड किया मैंने। बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ज़रूरी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक कार है, कार का मोशन जो है कुछ इस डायरेक्शन से, कार तो इस डायरेक्शन से जा रही है, कार का वेलोसिटी v1 बार है यहाँ पर, और यहाँ पर कार का स्पीड मान लीजिए बढ़ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर v2 बार मैंने दिखा दिया। अगर यहाँ पर देखिए वन डायमेंशनल मोशन के बारे में फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अगर वेलोसिटी को, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता था वन डायमेंशनल मोशन में, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड मान के चल सकता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होगा। लेकिन स्पीड अगर घट रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब गाड़ी तो उस डायरेक्शन में जा रही थी, वो मोशन की डायरेक्शन आपको मिल गई है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो डायरेक्शन मिल गया एक्सेलरेशन का, स्पीड घट रहा है तो डायरेक्शन मिल रहा है।
लेकिन एक और चीज होती है कर्वीलिनियर मोशन वाली, सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, पार्टिकल का स्पीड बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, पार्टिकल का स्पीड जो है वो फिक्स है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसी हिसाब से एक्सेलरेशन जो होता है कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर वहाँ पर रहेगी। इसको तो हमें आगे समझना है ही है। फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरीली in the direction of motion. Motion in a straight line is called one dimensional motion. कई बार ऐसा होता है कि कार का एग्जाम्पल ले लिया तो सबको लगता है कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर मोशन हुआ तो वन डायमेंशनल, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट जा रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसे हम लोग वन डायमेंशनल बोल सकते हैं। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इज नॉट वन डायमेंशनल, इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन, जो मैंने यहां पर दे दिया। कर्वीलिनियर में एक तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा आपका, ठीक है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से थ्रो कर दिया तो वो इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते जाता है। फिर आ गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑन कर्वीलिनियर पाथ इज टेंजेंट टू द पाथ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए कर्वीलिनियर पाथ है, पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर है तो टेंजेंट निकाल दो, यहाँ पर है टेंजेंट निकाल दो, यहाँ पर है टेंजेंट निकाल दो। तो जैसे जैसे आप लोग टेंजेंट निकालते हो तो टेंजेंट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो आपको बस क्या करना होता है, उस कर्वेचर पर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब मोशन तो आप समझना है, देखिए मोशन ज़रूरी है। मोशन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने वाला है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाइए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन, मोशन को हम लोग क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं। क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए वन डायमेंशनल मोशन आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात थी कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो मैंने बता दिया आपको। फिर आ गया टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए थ्री डायमेंशनल मोशन आ गया। थ्री डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई जेड तीनों आ जाते हैं। अभी कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि यार मैंने तो ऐसा बता दिया ना उनको कि स्ट्रेट लाइन, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्स और मतलब इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं सर ये तो टू डायमेंशनल मोशन है। देखिए ऐसा नहीं समझना है इसको। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है तो आप कुछ इस तरीके से समझ लो ना इसको, आपका खुद का कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से मैनेज कर लो। मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है या आपका एक्स एक्सिस है और ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन फॉलो करना ज़रूरी है यहाँ पर। और ये आ गया बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन। और इन मोशंस पर हम लोग कुछ इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी जो हमारा कांस्टेंट है। जब हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आ रहा है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड आ रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड है, और थोड़ी देर बाद भी 15 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि यहाँ से O से लेकर A तक गया, मतलब 4 मीटर तक आया, उसको 2 सेकंड लग गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर लो। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो 8 मीटर माइनस 4 मीटर डिवाइडेड बाय उसको टाइम लग गया 2, तो ये भी वापस से आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। फिर वापस से आप ऐसा ही करते हो 8 और 12 को, तो 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है, ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, ये आ गया टोटल 16 माइनस 0, ठीक है, 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम तो आ गया आपके पास 8 सेकेंड। फिर वापस से आ गया ये 2 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, इस तरीके से आपको वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट मिल रही है। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग बात कर सकते हैं, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव, इसको भी हमें आगे पढ़ना ही है। दूसरा होता है स्पीड। स्पीड हमें हर वक्त मैग्नीट्यूड लेना होता है, कभी भी ये निगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो बेटा 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और इसी की वजह से आप वेलोसिटी को अगर देखोगे तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव या फिर निगेटिव है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल फैक्टर है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। और डिस्टेंस के बारे में बात करें, स्पीड इंटू टाइम या फिर v इंटू टी। इसमें काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशन हमारे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो होता है उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स वाले इक्वेशन मतलब जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है वो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से ये मॉडिफाई हो जाएगा ऐसे। डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, या 0 भी हो सकता है, समझ लो इसको। फिर आ गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है बेटा कांस्टेंट है, समझ लो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गई कांस्टेंट। आपको समझ में क्या होगा कि यूनिफॉर्म मतलब समथिंग कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g होता है, हम लोग इसको लेते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया गया तो एक्सेलरेशन आप कहीं पर भी काउंट करो, मतलब यहाँ के अगर आपको वेलोसिटी पता है, यहाँ की आपकी वेलोसिटी पता है और आपको टाइम पता है, तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो एक्सेलरेशन हमेशा आपको एक फिक्स नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया आपके पास कांस्टेंट। इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स वाले जो इक्वेशन जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो इसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट है, जैसे एक रनर का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पर इसका जो स्पीड है या फिर डायरेक्शन वाइज बताया तो वेलोसिटी है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ऑल ऑफ सडन 5 मीटर पर सेकेंड है। देखिए ये तो 1 सेकेंड में हो गया, ये भी 1 सेकेंड में ही हुआ। यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल गया 1, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है बेटा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये हो गया थियरी वाला पार्ट। तो जो थियरी हमने अभी तक पढ़ी है उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करा के लेते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि साइक्लिस्ट जो है ट्रैवल कर रहा है सेंटर O से ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट P। तो सेंटर से स्टार्ट कर दिया, P तक पहुंच गया। आफ्टर साइक्लिंग 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस अलोंग PQ, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, 1/4। ही रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द पार्क Q2O, यहां तक आ गया, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, क्योंकि इसने O से स्टार्ट किया था तो O से लेकर P तक, P से लेकर Q तक और वापस से O तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई 0 मिल गया मुझे। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। अभी एवरेज स्पीड वाला जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका टाइम जो है वो। अभी डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो डिस्टेंस के बारे में अगर बात करूं तो देखिए ये 1 किलोमीटर यहां से यहां तक, फिर ये जो है 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस होता है 2 पाई टाइम्स r, ठीक है, प्लस फिर वापस से यहां तक 1 किलोमीटर। अभी यहां पर मैंने यूनिट नहीं लिखा है लेकिन ये भी किलोमीटर में है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, प्लस ये आ गया 1/2। पाई की वैल्यू में लिख देता हूं 22/7। और जो r था, r जो रेडियस है ये भी 1 किलोमीटर ही है। तो देखिए ये आ गया 2 + 11 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया फिर 14 + 11 25 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है।
तो फाइनल आंसर जो हमें मिलने वाला है यहाँ पर, फाइनल आंसर जो यहाँ पर मिलने वाला है वो तो डिस्टेंस वाला, चलो ठीक है 25/7 ही मैं रख देता हूँ। अभी एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 25/7 डिवाइडेड बाय, अभी टाइम कितना है, तो टाइम तो 10 मिनट है, टाइम जो है वो 10 मिनट है। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 मिनट को अगर हम बात करते हैं, देखिए 60 मिनट जो होता है उसको हम लोग 1 आवर बोल देते हैं, तो 1 मिनट को हम लोग 1/60 आवर कंसिडर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए 1/60 आवर, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 1/6 ऑफ आर, ठीक है। तो 1/6 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा 25 इंटू ये 6 ऊपर चला गया, ये आ गया 7। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा 150 डिवाइडेड बाई ये आ गया 7। या तो यहीं पे आप रोक सकते हो, या फिर आगे अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट, ये आ गया 1.4, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर मैं लिखूं तो चलो 2.143 तक हम लोग लिख सकते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से, हाँ सॉरी डेसिमल पॉइंट में यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, 21.43 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 21.43 क्योंकि यहां पर 150 है, डिवाइडेड बाय मैंने 7 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो 21.43 किलोमीटर पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको एक तरीके से आप लॉटरी ही समझ के चलिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट निकालने के लिए मैंने इंटेंशनली ये क्वेश्चन यहां पर कवर करा के लिया है। ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, ठीक है, यहां से यहां तक वेलोसिटी v1 के साथ आ रहा है, और इसका जो टाइम है मान लीजिए टाइम t है। फिर एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 नेक्स्ट इक्वल टाइम t, तो यहां कहीं पे आ गया मान लीजिए। देखिए यहां पर डिस्टेंस जो है इक्वल जरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यहां का वेलोसिटी अलग है, यहां का वेलोसिटी अलग है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके पहले भी आपको ये वर्ड अभी पता चल गया होगा, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, तो इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बात करूं तो यहां पर अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हालांकि देखिए यहां से शुरू कर दिया, यहां पर आ गया, तो आपको पता चल रहा है कि मोशन जो है, पूरा एंटायर मोशन जो है दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होने की वजह से, और वो कहीं पे भी रिटर्न नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मैं मैग्नीट्यूड में सब लिखना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं वन डायमेंशन में जैसा मैंने आपको बताया है, एक डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव और दूसरी हम लोग निगेटिव ले सकते हैं। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिवली फॉलो करता हूं तो देखिए यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा। यूनिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम, प्लस रिमेनिंग वाला जो होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, डिवाइडेड बाय अगर टाइम देखोगे तो t प्लस t आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज वेलोसिटी की जगह पर एवरेज स्पीड पूछा जाता तो भी आपका आंसर यही आना तय था, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें यहां पर सेम हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है यहां पर आपको दिखेगा इट इज अरिथमेटिक मीन समवेयर, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखो आप, इक्वल टाइम, देखिए टाइम, टाइम t1
t2, ये सभी टाइम जो है यहाँ पर सेम है, सिर्फ वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप अरिथमेटिक मीन निकालो तो वही बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अ पर्सन ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x, ठीक है, एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस की बात कही गई है। देखिए ये अगर पाथ था पूरा तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही तरीके से यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो शुरुआत में इसका जो वेलोसिटी था v1 था, फिर वेलोसिटी था v2। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये तो ट्वाइस x आ गया, क्योंकि ये x और ये x ट्वाइस x आ गया। डिवाइडेड बाय टाइम की बात करें, देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होना चाहिए, प्लस दूसरा जो टाइम, इसको जो टाइम लगा होगा ये इसको t1 मान के चलता हो, इसको टाइम t2 मान के चलता हो, तो टोटल टाइम तो t1 और t2 का एडिशन हो गया, ये यहां पर आ गया x बाय v2। तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय x तो कैंसिल हो जाएगा, v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 v2। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। ये हार्मोनिक, इसको हम लोग बात कर सकते हैं, हार्मोनिक सम के हिसाब से हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस की बात की जाए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर दिया था, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट जो मिलेगा वो मिलेगा ये ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई v1 प्लस v2। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक इन 1 hour द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये चार ऑप्शंस दिए गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस कवर्ड इज 0, एवरेज स्पीड इज 0 और एवरेज वेलोसिटी इज 0। देखिए ये हम लोग यहाँ पर मिनट हैंड जो है ये यहाँ पर ले लेते हैं 12 पर, ठीक है। तो 1 घंटा जब हो जाता है तो मिनट हैंड जो है वो यहाँ से पूरा घूमते हुए यहाँ तक आ जाएगा, और हम लोग हालांकि बात कर रहे हैं यहाँ पर टिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये टिप हो गया, तो टिप जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, वो पॉइंट जहाँ से शुरुआत हुई थी वो वहीं पर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी इसका 0 आना ही पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस आ गए, एक तो डिस्प्लेसमेंट 0 और दूसरा एवरेज वेलोसिटी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन गोज 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ग्राफिकली हम लोग ला लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो इसने जब चलना शुरू किया होगा तो 50 मीटर नॉर्थ गया, ये देखिए यहां से मान लीजिए शुरू कर लेता हूं मैं, 50 मीटर नॉर्थ गया। 40 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में है, ये आ गया 40 मीटर ईस्ट। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, तो साउथ तो नीचे आ गया, मतलब 20 मीटर ये आ गया। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन यहां पर दिखाया गया। क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच टू द फील्ड। What distance he has to walk to reach to the field, right? Reach the field. तो कितना 50 प्लस 40 प्लस ये आ गया 20, तो 110 मीटर तो ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, तो यहाँ से यहाँ इसका घर था और ये यहाँ पर उसका फील्ड जो होगा वो दिख रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से समझूंगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अभी 20 मीटर इसमें से घट गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर होना चाहिए, और ये 40 मीटर होने की वजह से यहाँ दिखा रहा हूँ मैं 40 मीटर। तो ये कहीं ना कहीं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है। तो ये हाइपोटेनियस जो है ये 50 मीटर आना तय है। आप उसको करके देख लीजिए, जो एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर करके देखिए, फिर स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है।
अभी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस, तो 50 मीटर तो आ गया, लेकिन 50 मीटर अगर मुझे डायरेक्शन वाइज बात करना हो, देखिए मेरा ईस्ट था, ये नॉर्थ था। अभी अगर इस एंगल के बारे में बात करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए अपोजिट साइड 30 मीटर वाला है, एडजेसेंट साइड 40 मीटर वाला है, तो ये 3/4 आ गया। तो आपको ये ट्राइंगल हमेशा ध्यान में रखना है, 3, 4 और 5 वाला। अगर यहां पर थीटा है, देखिए थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे, आप अगर एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से यहां पर एंगल निकालोगे तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री मिल जाएगा आपको, और यहां पर 53 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 3/4 कब मिलेगा हमें, अगर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो। लेकिन इतने पे ही हमें नहीं रुकना है, 37 डिग्री तो है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ये इसको समझ लो आप, ये जो पर्सन है ये यहां से यहां तक पहुंच तो गया, तो मुझे एंगल देना है, तो ये जो एंगल बन रहा है मुझे, तो ये एंगल ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैंने इसका रेफरेंस जो है वो ईस्ट ले लिया। तो ईस्ट से होकर अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में इसको रिवॉल्व कर देता हूं या फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता हूं, तो जो एंगल बन रहा है वो मुझे 37 मिलेगा, इसीलिए उसको बोला जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर। ठीक है, यहां से शुरुआत कर दिया उसने, प्लस 20 मीटर तक पहुंच गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड देन रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर। तो यहां तक आ गया होगा, फिर यहां से रिटर्न आ गया है -20 मीटर पर, क्योंकि यह हालांकि ये ओरिजिन था। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बहुत इजीली मिल जाता है हमें, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर और ये 20 मीटर, तो डिस्टेंस बन गया मेरे पास 60 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस मिल गया मुझे 60 मीटर। अभी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये -20 मीटर आ गया, मतलब 20 मीटर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, 20 मीटर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में है ओरिजिन वाला, ये जो निगेटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है मुझे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। इफ 260 किलोमीटर फ्रॉम, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, whereas a deluxe bus takes 8 hours। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है समझ लो इसको। देखिए यहां पर मान लीजिए पटना है और यहां पर रांची है, तो अगर हम लोग बस से जा रहे हैं, तो बस से अगर जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, रांची में पहुंच गए, तो ये 320 किलोमीटर इसने ले लिया होगा। लेकिन फ्लाइट से हम लोग जब जा रहे हैं, फ्लाइट से अगर जा रहे हैं, तो रांची में पहुंच रहा है। एक्चुअली फ्लाइट में अगर देखा जाए तो फ्लाइट कुछ इस तरीके से जाती है, मगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है फ्लाइट ग्राउंड लेवल से होकर जा रही है, ऐसा हम लोग थोड़ा मान के चलते हैं यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 260 किलोमीटर। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस अगर बात करूँ मैं, डिस्टेंस तो 320 आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर आ जाता है। अभी टाइम देखिए, अगर फ्लाइट से जाता है तो 30 मिनट लगता है, और बस से अगर जाते हैं तो 8 आवर्स लगता है। जो पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन पूछा गया, तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, प्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 260 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसने जो टाइम लिया 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, तो ये आ जाएगा
520 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ऑफ बस। एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो बस का अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो बस ने 320 किलोमीटर कवर किया है टोटल डिस्टेंस, और उसको लगा भी है 8 घंटा, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरी टर्म है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन के बारे में अगर बात करूं तो यह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 260 डिवाइडेड बाय 1/2, यही चीज चल रही है, तो यह आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस अगर पूछा जाए तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तो देखिए बस ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 320 है, लेकिन एक्चुअल में पटना और रांची के बारे में बात किया जाए तो टोटल 260 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा बेटा 260 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बस का, भले ही उसने डिस्टेंस 320 कवर किया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 260 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम तो बस ने जितना लिया है वही लेना पड़ेगा 8 आवर्स, यह आ गया 32.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। When a person leaves his home for sightseeing by his car, meter reads 12,352 kilometer. When he returns home after 2 hours, its reading is 12,416, ठीक है। तो what is the average speed? Average speed जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 12,416 और ये था 12,352, ठीक है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो 64 किलोमीटर आ गया। 64 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 32 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड। बट एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 0, क्योंकि वो रिटर्न वहीं पर आ गया है, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी आ गया 0। एन एथलेट टेक 2 सेकेंड टू रीच टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एथलेट ने यहां से स्टार्ट किया तो इसका इनिशियल स्पीड था 0, फाइनल जो आ गया ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा है 2 सेकेंड का, टाइम लगा है 2 सेकेंड का। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो एवरेज जो फाइनल होता है माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यह आ गया बेटा 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज एज, तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड में इसका कितना एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें तो ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें फाइनल पोजीशन मतलब एट 2 सेकेंड को निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6, 8 प्लस 8 माइनस 6, सो ये आ गया 10 मीटर। फिर x एट 0 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ माइनस 6 रह जाएगा, ये माइनस 6 मीटर, और ये सब हो रहा है 2 सेकंड में। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन जो है मेरा वो 10 मीटर था,
माइनस इनिशियल पोजीशन जो था वो मेरा -6 मीटर था और इसको टाइम लगा है 2, तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन and y coordinate varies as x and y, x and y. X and y coordinate varies with x equal to 2t square and y equal to t cube. Find the average acceleration between the time interval 0 and 2 second. तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं हम। इसको आप लिख लो r बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो r बार आ जाएगा आपका x मतलब 2t स्क्वायर आई कैप प्लस y को लिख दीजिए आप t क्यूब जे कैप। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी आर बार बाई डी टी, तो ये आ गया 4t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी मतलब एट 2 इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस ये 12 जे कैप और v एट 0 के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि टाइम तो दोनों में ही था ना, टाइम तो दोनों में ही था, तो ये आ गया 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस इसको 0 आई कैप 0 जे कैप आप लिख लो डिवाइडेड बाय टाइम लग गया 2 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया है।